हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अपनी पढ़ाई को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, है ना। और बहुत कुछ आपने सीख लिया अपने चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। लास्ट क्लास हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट की थी और वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी अबाउट कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जहाँ हमने देखा था कि जहाँ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वहाँ पर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एक sp3 हाइब्रिडेशन की और एक dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक, वहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई थी कि अगर आपके पास D8 कॉन्फ़िगरेशन है तो D8 कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे, dsp2 कॉन्फ़िगरेशन होगा और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, साथ ही साथ आपका कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन वहीं अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, सीखा था। वहां पर आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा sp3 हाइब्रिडेशन के साथ, और नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। फिर हमने बात की थी बहुत स्पेशल केस की विच वाज D9 कॉन्फ़िगरेशन। D9 कॉन्फ़िगरेशन में कॉम्प्लेक्स हमेशा पैरामैग्नेटिक रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर भी दो तो भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन होगा dsp2, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन होगा आपका sp3। फर्दर हम लोगों ने देख लिया था कि कितनी आसानी से हम किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री और उसके मैग्नेटिक कैरेक्टर पर हम कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जैसा आपने देखा, जब किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ये फिक्स है कि उसकी ज्योमेट्री क्या आने वाली है, उसकी ज्योमेट्री आने वाली है ऑक्टाहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, दो केस होंगे, या तो हाइब्रिडेशन होगा D2sp3 या फिर हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2। तो डिपेंडिंग ऑन आपके इनर ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं या फिर आउटर ऑर्बिटल, हम इस हाइब्रिडेशन को या इस ज्योमेट्री को D2sp3 या फिर sp3d2 में डिवाइड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ, जो आपका सिंपल और सबसे पहला एग्जांपल है, दैट इज FeF6 3-। कौन सा है, FeF6 3-। यहां पर आप देखें Fe कौन सी स्टेट में है, +3 स्टेट में है। तो आयरन का अगर आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो वो होता है 3d6 4s2 होता है। ठीक है, अब आप देखें Fe जब यहां पर स्टेट आप देखोगे तो कौन सी स्टेट में है, +3 स्टेट में है। +3 स्टेट में Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 3d5। तो ये बन गया आपका 3d5। 3d5 बना है तो 1 2 3 4 5, 4s खाली, और आपका 4p भी कैसा पड़ा हुआ होगा, अभी खाली पड़ा हुआ होगा। अब आप देखें F- कैसा लिगेंड है, F- एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स आपको चाहिए, तो ये आपका 4s 4p और 4d इन ऑर्बिटल्स की हेल्प लेगा, क्योंकि यहां से तो वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता है। तो क्या होगा, यहां पर एक s ऑर्बिटल 4s का, 3p और 2d, इस तरह से टोटल 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, और जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2। क्या होगा, sp3d2। तो 3d के ऑर्बिटल्स यहां पर काम नहीं आएंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe के पास रहेंगे। दूसरा, नेचर में ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू अगर आप निकालो तो √5 × 5 + 2 दैट इज √35 बोहर मैग्नेट्रॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल ही होनी है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही होनी है। नेक्स्ट चीज, क्योंकि sp3d2 आउटर ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं। कौन से ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं, आउटर ऑर्बिटल्स, तो इसे हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक चीज, या फिर क्योंकि यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स का अपना स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जो कि आपको पहले दिख रही है, इसलिए हम इसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, या फिर कभी कभी इनका नाम हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो ये तीनों ही नाम है इनके लिए, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं तो आप इसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में है तो आप इसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हो। ऐसे ही देखो, अगर मैं आपके सामने अगला एग्जांपल लूं सेम कंपाउंड का, दैट इज
Cn6 3-। ठीक है, अब आप देखें यहां पर Fe कौन सी स्टेट में होगा, अगेन Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशन 3d4s2 ही है। आयरन यहां पर भी कौन सी स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। अब आप देखो यहां पर क्या होगा, इस केस में Fe +3 स्टेट में जब आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन फिर से इसका क्या बन जाएगा, वो ही 3d6 4s2 बनेगा। तो Fe+3 में अगर आप बनाएं 3d6 तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सॉरी Fe+3 में क्या बनेगा, 3d5 बनेगा। 4s खाली हो चुका होगा तो यहां पर 4s कैसा होगा, खाली। ठीक है, और 4p भी कैसा होगा, आपके पास वैकेंट ही प्रेजेंट होगा। और उसके आगे क्या होगा, 4d। अब सब कुछ डिपेंड करेगा लिगेंड के ऊपर। बताओ Cn- कैसा लिगेंड है, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। अब आप देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा काम नहीं आता कि आप उसको रट के बैठ जाओ। आप सिंपल लिगेंड्स को देखकर और यूज़ करते करते डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड है। बोलो समझ रहे हैं इस बात को। तो इस तरह से अगर आप देखें Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, पेयरिंग। जैसे ही पेयरिंग होगी अब इसका एक्चुअल जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का वो कुछ ऐसा हो चुका होगा। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पेयर अप हो गए। यहां पर क्या होगा, 4s और यहां पर आपका 4p। अब देखो आपको 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ये np, ये ns, ये हो गया n-1d। 3d को आप n-1d बोल सकते हो। तो क्योंकि यहां पर इनर ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, d2sp3। एक चीज, इस कॉम्प्लेक्स को हम कैसा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक, क्योंकि यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, बस एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, तो आप इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू, वो कितना होगा, √3। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि वहां कितना था, √35। या फिर आप इसे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हो, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन कैसा हो चुका है, पेयर्ड हो चुका है। समझ रहे हैं। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है, यहां पर फिर से sp3d2 और d2sp3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हमने पढ़े थे, उनको भी हम एग्जांपल के साथ ही कवर करते हुए चलेंगे। चलिए पहले तो आप ये वाला पार्ट कॉपी करें, फिर मैं आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिख रहा हूं, आप कोशिश करें ये पता करने की कि उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होनी ही होनी है, उसको तो कोई बदल ही नहीं सकता। दूसरा आपको मैग्नेटिक मोमेंट डिसाइड करना है, और तीसरा आपको डिसाइड करना है कि आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हाई स्पिन होगा या फिर लो स्पिन होगा। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। पहला है आपका FeCN6 4-। ठीक, एक मैं आपको देता हूं, ऐसा करो आप, और एग्जांपल लेना है अगर अपने को तो हम ले लेते हैं कोबाल्ट देता हूं मैं आपको। चलो कोबाल्ट COCN6 4- कर लो। एक आप निकल ले लो, निकल के साथ मैं आपको देता हूं Ni, ऐसा करो निकल के साथ आप NH3 ले लो। चलो NiNH3 2+। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले तो आप ये कॉपी करें और इन तीनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक कैरेक्टर, इन सबको आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें। हो गया। चलो तो डिस्कस करते हैं, देखो अपने इन तीनों एग्जांपल्स को, फिर मैं कुछ और अच्छे एग्जांपल्स देता हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहां पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पता होनी चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखें। FeCN6 4-, यहां पर Fe आएगा +2 स्टेट में। +2 स्टेट में जब Fe आएगा तो उसका कॉन्स्टेंट बनेगा 3d6। आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, तो जब आप 3D बनाओगे तो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6। देखो 2 d ऑर्बिटल अंदर वाले, ये बनेगा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। नेचर में कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। COCN6 4-, कोबाल्ट, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट होता है 3d7
4s2। कोबाल्ट यहाँ पर +2 स्टेट में है, तो +2 स्टेट में 4s से चला जाएगा, तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा 3d7। साइनाइड अगेन आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पेयरिंग के बाद, उसके बाद 4s 4p। लेकिन क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो नेचर में कैसा होगा, पैरा होगा ना, ठीक है। दूसरा पैरा बोल दिया मैंने, पैरा होगा, सॉरी। और एक और चीज, अब आप देखो यहां पर अंदर वाले 2 ऑर्बिटल काम में नहीं आ सकते ना, तो फिर यहां पर क्या होगा, अब आपके जो ऑर्बिटल्स काम में आएंगे वो कौन से आएंगे, बाहर वाले। तो इसका हाइब्रिडेशन हम लोग क्या बोलेंगे, sp3d2 बोलेंगे, समझ रहे हैं। तो COCN6 4- के अंदर हाइब्रिडेशन आप बोलोगे sp3d2 बोलोगे, इलेक्ट्रॉन्स का कौन सी स्टेट में होगा, पेयर्ड स्टेट के अंदर होगा। सेम ऐसे आप देखोगे NiNH3 2+, तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, निकेल इज 3d8 4s2 बोलो होगा। +2 स्टेट में 3d में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पर, तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, पेयरिंग होगी। अगेन आपके पास अंदर का ऑर्बिटल काम नहीं आ सकता है, तो बाहर का ही ऑर्बिटल काम में आएगा। हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2। और आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो नेचर में कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो इस तरह से सिंपल है, आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड को देखकर ये डिसाइड कर सकते हो कि आपके कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है, उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होने वाला है। चलिए इसी में देखें, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं काम की चीजें। आपको एक कॉन्फिगरेशन मिलेगा D3, क्या मिलेगा D3, तो मैं कहूँ D3 कॉन्फिगरेशन का एग्जांपल देता हूं। देखो एक CrH2O होल 6 3+, एक ये कॉम्प्लेक्स है, और एक आपके पास कॉम्प्लेक्स है CrNH3 होल 6 3+, ठीक है। ये आपके पास 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब आप देखो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1। जैसे आप Cr+3 की बात कर रहे हो, तो Cr+3 में एक इलेक्ट्रॉन 4s से और 2 इलेक्ट्रॉन 3d से जाएंगे, बचेगा 3d3। तो 3d3, तो d ऑर्बिटल्स बनाओ, ये 5d ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4s 4p, ठीक है। अब बताओ वाटर कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन स्टिल यहां पर क्या है, आपके 2 अंदर वाले ऑर्बिटल खाली है, तो पहले इन्हीं को यूज करेगा। और बताओ हाइब्रिडेशन क्या शो करेगा, D2sp3 कैसा होगा, D2sp3। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो होगा, लेकिन ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स अब भी कौन सी स्टेट में हैं, अनपेयर्ड स्टेट के अंदर है। पहली चीज हाइब्रिडेशन D2sp3 ही आएगा। नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। वहीं अगर आप यहाँ पर आओ इसके केस में, अमोनिया के केस में, तो फिर से यहाँ पर क्रोमियम +3 स्टेट में ही है। 3d में क्या होंगे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4s 4p। जो चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, बताओ NH3 यहां पर कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होनी चाहिए, पेयरिंग। मतलब अब आपके इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस फॉर्म में होने चाहिए, 1 2 3 4s और 4p, बोलो होने चाहिए ना। तो ये है या ये, तो इस चीज का आप ध्यान रखना, जब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तब स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में हम पेयरिंग नहीं करेंगे। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। अभी तो आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा। 3 के बाद 4 आया, 5 आया तो हम पेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन 3 के बाद हम यहाँ पर पेयरिंग नहीं करेंगे। इसका ये जो पेयरिंग का एक्चुअल फंडा है वो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से समझोगे, तो अभी तो आप इस चीज का ध्यान रखें। D3 कॉन्फ़िगरेशन तो आप इसको एज इट इज लिखोगे, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी क्या होगा, D2sp3 होगा, यानी इसका और इसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम आने वाला है। अगर आप इसके हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट निकालो तो इसका आएगा √3 और उसका आएगा √15, लेकिन एक्चुअली इसका भी √15 आना है और इसका भी √15 आना है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपके पास D0 है, सॉरी 0 तो क्या लोगे आप, D1 है, D2 है और D3 है, तो यहां पर आपका हाइब्रिडेशन हमेशा क्या होगा, D2sp3 होगा। और साथ ही साथ आपका कॉम्प्लेक्स हमेशा नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। 1 2 3 में हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका रीजन आप सीखोगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, बोलो समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद हम मूव करते हैं, यानी हम पेयरिंग कब करेंगे, पेयरिंग हम करेंगे हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा, D4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा।
तो 4, 5, 6, 7 में अगर आप बात करोगे तो डिपेंड करता है आपके लिगेंड के नेचर पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा D2sp3। अब क्योंकि ऑड इवन सारे काउंट कर लिए हैं तो पैरा और डाई कुछ भी हो सकता है, यहां हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3d2। समझ रहे हैं? फिर हम बात करेंगे D8 कॉन्फ़िगरेशन की, लेकिन थोड़ी देर के बाद। अभी तो आप पहले ये 2 पार्ट कॉपी कर लेना, ये चीज को आप थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख लेना। सही है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलो वो भी यहीं लिख लो, फिर एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके पास D8, 9 और 10 है तो D8, 9 और 10 में आप जब देखो आपके पास D8 है, मैं यहां से एग्जांपल देता हूं आपको, D8 है या 9 है या 10 है। अगर D8 भी हुआ और आपने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग भी की तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बताओ क्या ये कभी D2sp3 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो फिर ये हमेशा क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में तो sp3d2 ही आएगा। तो इस तरह से अगर आपको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो फिर आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। D1, 2, 3 में से कोई कॉन्फ़िगरेशन है तो वो हमेशा D2sp3 होगा। 4 से 7 तक दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर से 8, 9, 10 है तो अंदर वाला ऑर्बिटल कभी खाली होगा ही नहीं, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमेशा क्या आएगा, sp3d2 ही आएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ये समझ पा रहे तो आप इसे कॉपी करें, फिर मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं स्पेशल जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखें अगला एग्जांपल, मैं आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, Mn NH3 होल 6 2 प्लस, Fe NH3 होल 6 2 प्लस एंड CO NH3 होल 6 2 प्लस। आपको इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हाइब्रिडेशन स्टेट बताना है, मैग्नेटिक नेचर भी बताना है ना, और ये भी बताना है कि आउटर ऑर्बिटल होगा या फिर इनर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब ध्यान दें, अगर आपने इसको नॉर्मल तरीके से कर दिया तो आपका गेम हो जाएगा बिना सोच समझे। पेज पलट के देखो, मैंने आपको VBT में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, उसमें आपको बताया था कि Mn2 प्लस, Fe2 प्लस, Cr2 प्लस और CO2 प्लस, इनके लिए NH3 किसकी तरह काम करता है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। तो देखें Mn यहाँ पर +2 स्टेट में है, आयरन भी +2 स्टेट में है, कोबाल्ट भी +2 स्टेट में है। नॉर्मल तरीके से अगर आप करोगे तो आप यहाँ पर पेयरिंग कर दोगे, क्योंकि आपके लिए तो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देखो NH3 बैठता है बॉर्डर लाइन पर, H2 के थोड़ा सा आगे ही है वो। तो डिपेंडिंग ऑन, अगर मेटल आपका लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो NH3 क्या करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, और अगर आपका मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड। यहाँ Fe+2 की जगह अगर +3 हो जाए तो यही NH3 वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर +2 है, ये यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा, एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे आपको स्ट्रेस देना, मैं स्ट्रेस तो दे ही रहा हूँ, आपको भी देना है और आपको उनको याद भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर ये आ गया तो आप हंसते हंसते गलती कर सकते हो, लेकिन जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ आप ना तो हंस के गलती करोगे ना रो के गलती करोगे। तो ध्यान रखना, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चलो डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आप पॉइंट लिख दें कि फॉर Mn2 प्लस, Fe2 प्लस एंड CO2 प्लस, NH3 इज वीक फील्ड लिगेंड। और अब हम इसी हिसाब से बात करेंगे Mn। बताओ Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है 3d5 4s2। Mn+2 में 3d5 बचेगा। अब अगर आपके पास 3d5 बचेगा और आप NH3 को देख रहे हो, क्योंकि एक वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, तो आपके पास बाहर वाले ऑर्बिटल्स काम में आएंगे और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन अभी भी आपने देखा 3d6 4s2 होता है, तो ये 3d6 बचेगा। तो अगर ये 3d6 हो भी गया तो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि NH3 यहाँ पर क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। ऐसे आप CO+2 में जाओगे तो 3d7 बचेगा। 3d7 में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी और इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स नेचर में कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल रूल को फॉलो करते तो सिर्फ Mn+2
और CO+2 पैरामैग्नेटिक होते, Fe+2 आपका कैसा आना चाहिए था, डायमैग्नेटिक आना चाहिए था। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। सिर्फ +2 +3 के डिफरेंस में ही आपका गेम हो सकता है। अगर Fe यहाँ +3 होता तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की मैं पेयरिंग कर देता, ठीक है, और हाइब्रिडेशन वहां क्या बन जाता है, D2sp3, जबकि यहां आपका हाइब्रिडेशन क्या बन रहा है, sp3d2 बन रहा है। बोलो समझ में आ रहा है? चलिए ऐसे ही देखो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस मैं आपको बताऊं। अगर मैं आपसे पूछूं COH2O होल 6 3+, ठीक है, आपको इसके अंदर क्या करना है, एक एग्जांपल और लूं क्या मैं आपके लिए, चलो बाद में लूंगा, इसकी बात करते हैं पहले। COH2O होल 6 3+, आप मुझे बताओ इसमें कोबाल्ट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री तो पता ही है, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? हाँ आराम से ट्राई करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप ये ट्राई करो। ये तो आपने शायद कॉपी कर ही लिया होगा, चलो बाद में लड़ाई हो गया। चलो देखते हैं, अगर आपका हाइब्रिडेशन आया यहां पर sp3d2 और नेचर अगर आपका है पैरामैग्नेटिक, तो आप गलत हो, बिल्कुल गलत हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि फॉर CO+3 ऑल ऑक्सीजन डोनर्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अगर आपके पास CO+3 स्टेट में है, जितने भी ऑक्सीजन डोनर हुए, H2O है, ऑक्सिलेट है, ये सब के सब क्या होंगे, इसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। तो आप देखें कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2। अगर आप CO+3 की बात कर रहे हो तो ये होगा 3d6, क्या होगा, 3d6। अब आप 3d6 में अरेंज करना शुरू करें तो ये हो गया 3d, ये हो जाएगा 4s और ये क्या हो जाएगा आपके पास 4p है। अब आप देखो यहां पर H2O किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह करेगा। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे, हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा आपको, D2sp3, और नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से, एक दो एक्सेप्शंस हैं जो छोटे छोटे हैं आपको ध्यान रखने हैं, वो आपने ध्यान रख लिए तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर को और उनकी ज्योमेट्री को, उनके मैग्नेटिक नेचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। बोलो कर सकते हैं। इन जनरल जहां पर भी मेटल आपका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वहां पर आपके लिगेंड्स के स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेंज होता है। तो कभी भी आपको मेटल अपना हाई स्टेट में मिले, लाइक CO+3 में दिखा है ना, या फिर लो स्टेट में देखा, Fe+2 में देखा, तो आपको एक्सेप्शंस क्लिक करने चाहिए। वो आप आदत बनाओगे ना तभी बनेगी, ऐसे नहीं बनती। अगर आप इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल वे में पढ़ लोगे, हाँ देख लिया ठीक है बढ़िया गया, तो वो गया, वो कभी आप दोबारा क्लिक नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको फोकस करो, ध्यान से अपने नोट्स में लिखो, हाईलाइट करो, 2-3 बार उसको दोबारा पढ़ो, एग्जाम्पल खुद सॉल्व करके देखो जो मैंने ये करवाए हैं, समझो, तो ये आपको हमेशा के लिए याद होगा, आप इसको भूलोगे नहीं। और जब ये एग्जाम में आ गया और आपने सही कर दिया तो आप मुझे याद जरूर करोगे ना, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, ये भी आपको थोड़ा चीज़ सिखाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला NiF6 2-। अब अगर आप जनरल वे से जाओगे तो फ्लोरीन आपका कैसा लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड, आप उससे कर दोगे आपका गेम हो जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ निकल है +4 स्टेट में। अब +4 निकल की जनरल स्टेट होती है +2 और +4, +2 उसकी लोअर स्टेट है, वहां पर नॉर्मल ऑर्डर होगा, वीक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। लेकिन जहां Ni+4 में आ चुका है, इसका Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो चुका है। एक चीज पे ध्यान देना, स्कैंडियम मैं बता चुका हूं आपको, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो Z इफेक्टिव वैसे भी बढ़ता है ना, पुअर स्क्रीनिंग की वजह से। फर्दर Ni+2 में, और Ni जब +4 में चला जाएगा तो उसका Z इफेक्टिव और ज्यादा हो चुका होगा। तो उसके हाई Z इफेक्टिव की वजह से यहां पर जो आपका वीक फील्ड लिगेंड है वो भी किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। दिस विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर Ni+4। यही अगर Ni+2 होता तो ये नॉर्मल लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करता। अब देखो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 3d8 4s2, और +4 में ये कहां चला जाएगा, 3d6 है। वापस से देखो यही चीज आ जाएगी,
इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा, D2sp3, और नेचर में आपका ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो बहुत ही आसान है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप किसी भी कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्सेस का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, ज्योमेट्री निकाल सकते हो, और साथ ही साथ क्या कर सकते हो, उनका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी डिसाइड कर सकते हो। चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, 6 हो गया। ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 वाले भी होते हैं, 2 वालों में कुछ नहीं बनता, वहाँ तो sp आना है, लीनियर बनेगा, sp आएगा। 3 वाले में sp2 ही आएगा। एक केस और होता है, अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 5 को और ले लो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 जब होगा तो आपके पास 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। जैसा आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आपके पास ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बनती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और वहां पे आपका हाइब्रिडेशन या तो होगा sp3d या फिर क्या होगा, dsp3। अगेन डिपेंड करता है, अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो sp3d होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो आपके पास क्या होगा, dsp3 होगा। फॉर एग्जाम्पल FeCO5, ये मेरा कॉम्प्लेक्स है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। बताओ Fe का यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, 0। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो वो बनता है 3d6 4s2। चलिए प्लॉट करते हैं 3d6 4s2 को। तो ये हो गया 3d6, 1 2 3 4 5 और 6। साथ ही में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बाकी आपका 4p खाली पड़ा हुआ होगा। सही है। अब आप देखो, आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए, 5। CO कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। क्या होगी, पेयरिंग। अब आप देखो, जब पेयर अप होगा तो 3d और 4s सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह पेयर होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s भी खाली और 4p भी खाली। हाँ मैं समझ रहा हूं, आपको डाउट आ रहा होगा, सर ठीक है 3d के तो पेयर कर दिए, या 4s के कैसे उठा लाए। भाई इतने साल हो गए, इतने साल मतलब 11th में पढ़ लिया हमने, 12th में पढ़ा है हमने, है ना, हमने सीखा है। डी इलेक्ट्रॉन्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये जो 3d और 4s है, ये ऑलमोस्ट डी जनरेट होते हैं। याद करो, सीखा हमने, नहीं सीखा, याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद रखना, मैं बता रहा हूं आपको। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो n-1d और ns ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि इनका हाई z इफेक्टिव होता है, ये ऑर्बिटल्स ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल पर होते हैं, इसलिए हम इसके इलेक्ट्रॉन को उठाकर भी यहां पेयर अप कर सकते हैं। अब आप देखें, अंदर का एक d और बाहर के ये, यहां से आपको dsp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जो आपकी ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्रागोनल बाइपिरामिडल। कैसी होगी, टेट्रागोनल बाइपिरामिडल होगी, यानी FeCO CO 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 और CO। इस तरह से आपके पास ये FeCO5 कॉम्प्लेक्स होगा। कई बार 5 कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्री आपको मिल सकती है स्क्वायर पिरामिडल। कैसी हो सकती है, स्क्वायर पिरामिडल। तो उस कॉम्प्लेक्स का भी एक एग्जांपल है, पहले आप इसको कॉपी करें, वो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव ही है, मतलब वो आप देखकर नहीं बता सकते हो, या तो आपको याद रखना पड़ेगा या फिर आप एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के थ्रू बता सकते हो। तो नॉर्मल रूल से तो आप इसी तरह फॉलो करोगे, बट फिर भी ऐसी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, पहले आप इसे कॉपी कर लें। फिर देखें, ऐसा आपके पास एक एग्जांपल है विच इज CrCN5 3-। ठीक है, यहां पर आप अगर देखेंगे तो जो आपका क्रोमियम है, सॉरी क्रोमियम नहीं, निकल लें आप इसको, NiCN5 3-। तो यहां पर जो आपका निकल है, वो निकल कौन सी स्टेट में है, +2 स्टेट में निकल का कॉन्फिगरेशन क्या बनता है, 3d8। अब जो आपका साइनाइड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स की होगी पेयरिंग 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p। ठीक है, अब भी आपके पास हाइब्रिडेशन क्या होगा, dsp3 ही होगा। तो ये dsp3 हाइब्रिडेशन होगा। अब आप बोलोगे कि ज्योमेट्री क्या आनी चाहिए, आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आनी चाहिए। पर अब ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, NaCl5 3- में दोनों तरह की स्ट्रक्चर होती है, TBP दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी होती है, और
स्क्वायर पिरामिडल भी होती है, लेकिन इसका कैरेक्टर स्क्वायर पिरामिडल ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसकी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, दिस विल अटेन अ स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो ये आपके लिए ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, रटने के लिए नहीं बैठना है आपको, इसको याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू भी नहीं है। मुझे बहुत कम चांस लगते हैं कि आपसे ऐसी एक्सेप्शनल चीज़ें पूछे जाएंगे, क्योंकि डेटाबेस चीज़ें हैं, आप लॉजिक के थ्रू इनकी बात नहीं कर सकते। तो जेई जनरली अवॉइड करता है, लेकिन इतिहास गवाह है कभी कभी वो इन चीज़ों को भी उठा लेता है। तो टू बी ऑन सेफ साइड हम इसको कवर कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दें इसके ऊपर कि NiCN की जो स्ट्रक्चर होगी उसमें क्या होगा, साइनाइड आयंस आपके ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की जगह कौन सी शेप के अंदर आएंगे, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री को ऑप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होती हैं। जैसे FeCO5 आपका एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था, अब ऐसा नहीं कि जो भी चार्ज होंगे वो सब उसमें चले जाएंगे, नहीं, ऐसे अपन कैटेगराइज नहीं कर सकते। इन जनरल DsP3 जब आएगा तो आपके पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर ही बनेगी। बट हाँ, ये एक ऐसा केस है जहां पर आपकी स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो सकती है। सो दीज वर द एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यही आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और यही काम में आती है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हाइब्रिडेशन स्टेट निकालनी होती है, मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना होता है। आप अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस को उनके मैग्नेटिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, आप उसको डिसाइड करके क्या कर सकते हो, इन कॉम्प्लेक्सेस को मैग्नेटिक नेचर को कंपेयर कर सकते हो, ज्योमेट्री वगैरह इन सब की बात कर सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा आपकी कहीं पर भी काम में आने वाली नहीं है। लेकिन अब इस पर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। तो अब मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चंस करवाता हूँ ताकि आप जो भी आपने सीखा उसको आप अप्लाई करना सीख सको। फिर हम मूव करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर। हाँ, ये सक्सेसफुल पूरी तरह नहीं थी, इसने बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया, हाइब्रिडेशन को एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी भी कई चीज़ें ऐसी है जिनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो उन पे हम आते हैं, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ, देखें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर पूछे जा सकते हैं और कैसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, मैं आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सिंगल चॉइस नहीं करवा रहा हूँ, वो आप प्रैक्टिस कर लेना DPP शीट जो आपको मिलेगी उसके अंदर से, क्योंकि मैक्सिमम गलती आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर ही करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस हैव टेट्राहेड्रल शेप। आपको बताना है कि दिए गए कॉम्प्लेक्स में किस किस की टेट्राहेड्रल शेप होगी। ऑप्शन ए आपके पास है CuNH3 होल 4 2+। ऑप्शन बी आपके पास है NiCO4। ऑप्शन सी है आपके पास NiCl4 2-। और ऑप्शन डी है आपका ZnNH3 होल 4 2+। चलिए आप इस क्वेश्चन को करें जब तक मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज डायमैग्नेटिक। सो ऑप्शन है आपके पास दैट इज इरिडियम IrH2O होल 6 3+। ऑप्शन बी इज NiNH3 होल 6 2+। ऑप्शन सी इज CrNH3 होल 6 3+। एंड ऑप्शन डी will be CONH3 होल 6 क्या मिलेगा आपको, 3+ मिलेगा। सही है, चलिए तो ये दो क्वेश्चन तो आप यहाँ ट्राई करें, उसके बाद मैं आपके लिए और क्वेश्चन निकालता हूँ। देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है ये JEE 2011 का क्वेश्चन है, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे हम इन सबको, एक बार आप इन पे ट्राई मार लें। क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस
सीरीज है कॉम्प्लेक्सेस की K से लेकर P तक। कॉम्प्लेक्सेस आर K3Fe CN6 CO NH3 whole 6 Cl3 then Na3 CO OX whole thrice, then it's NiH2O whole 6 Cl2, then the complex is K2 PtCN whole 4, then it is Zn H2O whole 6 and NO3 whole twice। ठीक है, नाम है इनके, दिस इज K, दिस इज L, दिस इज M, दिस इज N, दिस इज O एंड दिस इज P। ठीक है, आपको ये बताना है द डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस आर, द डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस आर आपको बताना है, और आपके पास ऑप्शन भी है। पहला है KLMN, ऑप्शन बी इज KMOP, ऑप्शन सी इज LMOP एंड ऑप्शन डी इज LMNO। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन आपके पास है, एक बार आप तीनों को ही ट्राई करें, फिर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो एक एक करके तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं आपने कौन सा सही किया है कौन सा नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, सी और डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आई थिंक ए और डी, और ये जो आपका क्वेश्चन था इसका करेक्ट आंसर है सी, जहाँ तक मुझे ठीक से याद है, उसे देख लेते हैं, है ना, यही है। और डिस्कस करते, देखो पहला केस आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टेट्राहेड्रल शेप। तो आपको दिख रहा है Cu+2 Ni+0, या नहीं, यहाँ 0 है, यहाँ +2 है, या Zn है, सबके सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, बस यहाँ छोड़ दो, ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो आप देखो कॉपर होता है 3d10 4s1, +2 में कॉपर कौन सी स्टेट में आ जाएगा, 3d9 आएगा। तो मैंने बताया था 3d9 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन होगा dsp2, और ये वही केस है जहां पर अपना इलेक्ट्रॉन जंप करके 4p में पहुंच जाता था, किया था ना, देखो जेई में पूछो, सॉरी जेई में ही है, ये तो ऐसे ही जेई वाला तो ये था। आगे बढ़े, तो ये नहीं होगा, आपको तो टेट्राहेड्रल बताना ना, ये तो स्क्वायर प्लेनर होगा। NiCO होल 4, निकल का कॉन्स्टेंट क्या होता है, 3d8 4s2 होता है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट आपका कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे 3d के अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब डी ऑर्बिटल तो काम में ले ही नहीं सकता, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में ये sp3 बनेगा, टेट्राहेड्रल आएगा। Ni+2 में आप पहुंच जाओगे 3d8, और 3d8 में क्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी तो बाहर के ऑर्बिटल काम मिलेगा sp3। Zn+2 3d10 4s2 होता है, Zn+2 बनेगा 3d10, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, अंदर वाला डी ऑर्बिटल काम में नहीं ले सकता, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए sp3 आएगा। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ही होगी, सिंपल। आप सोचो आपको पूरे ऑर्बिटल डायग्राम भी नहीं बनाने पड़े। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज डायमैग्नेटिक। इनर ऑर्बिटल भी है और डायमैग्नेटिक भी है। तो आप देखें इरिडियम आपका मेंबर आ चुका है, कौन सा, ये आ चुका है 3D सीरीज का। ठीक है, तो सॉरी 3D बोल गया हूँ, 5D सीरीज का है ना, 3D 4D 5D सीरीज होती है। तो ये हो ना ला हफ्ता ईरान में, तो वहाँ इरिडियम आएगा। ठीक है, अब आप इरिडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन लिखोगे तो ये आपके पास बनेगा 5d7 6s2 बना। इरिडियम यहाँ पर आएगा +3 स्टेट में, तो ये बचा क्या, +6। अब अगर आपने लगा दिया कि वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, भाई 5D सीरीज का है, सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई तो अंदर वाले डी ऑर्बिटल काम में आएंगे, मतलब हाइब्रिडेशन बनेगा d2sp3, और सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक भी होगा। NiNH3 होल 6 2 प्लस Ni+2 में क्या बनेगा, 3d8, तो 3d8 अगर आप देखो 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पर आप पेयरिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर वाला डी तो काम में आ ही नहीं सकता है, तो बाहर वाला ही काम में आएगा, ये sp3d2 होगा, आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। CrNH3 होल 6 3 प्लस
क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट क्या होता है 3d5 4s1 होता है। +3 स्टेट में क्या बचेगा आपका 3d3 बन जाएगा, है ना। अब हाइब्रिडेशन तो इसका d2sp3 आएगा, लेकिन ये नेचर में कैसा होगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अपने को दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, इसलिए सी भी आंसर नहीं होगा। CO+3 कोबाल्ट होता है 3d7 4s2। अगेन देखो 3d6 बनेगा +3 स्टेट में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सेम चीज आ चुकी है। ये भी क्या होगा d2sp3 बनाएगा, और साथ ही साथ नेचर में कैसा होगा डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन से स्टेट में हैं पेयर्ड स्टेट में प्रेजेंट है। ऐसे ही देखें आगे बढ़े, जेई 2011 का जो क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आपको डायमैग्नेटिक बताना है। तो देखो FeCN6K3, यहाँ Fe निकालो +3 स्टेट में आएगा। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट क्या हो गया 3d6 4s2, +3 स्टेट में बनाएगा 3d5। तो ये तो पक्का है कि पैरामैग्नेटिक ही होना है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो। भाई हमें तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक देखना है ना, तो बाकी पे क्यों टाइम वेस्ट करें। CuNH3 Cl3 +3 स्टेट, कोबाल्ट +3 स्टेट में कॉन्फिगरेशन आएगा 3d6, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होंगे, तो ये आपका नेचर में कैसा होगा डायमैग्नेटिक। एक होगा। यहाँ देखें ऑक्सिलेट कोबाल्ट फिर से कौन से स्टेट में आएगा +3। अब यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, ऑक्सिलेट आगे ना एक्सेप्शनल केस मैंने करवाया था, कोबाल्ट +3 के लिए जितने भी ऑक्सीजन डोनर हैं वो सब के सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, मतलब +3 में ये बनेगा वही 3d6, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, डायमैग्नेटिक होगा। आगे बढ़े Ni+2 है, Ni+2 है। अब आप देखो Ni+2 के अंदर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप क्या करोगे D8 कॉन्फ़िगरेशन में आओगे, 3d8 4s2 होता है, तो D8 कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप पेयरिंग कर दो 8 की, तो ये नेचर में कैसा होगा आपका डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन Ni+2 के लिए आपका NH3 कैसा लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, यानी नेचर में कैसा होगा आपका पैरामैग्नेटिक होगा। आई थिंक हमने यहाँ पर भी ये देखा था, अच्छा यहाँ हमने पेयरिंग कर दी, सॉरी पेयरिंग नहीं होगी, ये वाला होगा sp3d2 ही बनेगा, ये मैंने आपको बोला भी था sp3d2 बनेगा, और साथ ही साथ क्या होगा नेचर में पैरामैग्नेटिक होगा। ऐसे आप देखें आगे K2PtCN4 प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट क्या होता है 5d9 6s1, सॉरी 5d9 6s1। Pt यहाँ कौन सी स्टेट में आ रहा है +2, तो +2 में एक यहाँ से गया, एक ये 5d8 बनेगा। अब इसके लिए तो सारे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, तो नेचर में कैसा होगा डायमैग्नेटिक। Zn यहाँ +2 स्टेट में D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, कैसा होगा डायमैग्नेटिक। तो आपके पास कौन कौन हो गया, L हो गया, M हो गया, O हो गया और P हो गया। L M O P ये आपके कौन से लिगेंड्स होंगे, सॉरी कौन से कॉम्प्लेक्स होंगे जो नेचर में कैसे होंगे डायमैग्नेटिक होंगे। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है, अगर आपने उन चीज़ों पर भी अमल कर लिया तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान होते हैं, कोई बहुत भयंकर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस आप चीज़ों को ठीक से कनेक्ट करना सीख लें तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बोलो कर लेंगे, चलो अगर हम कर लेंगे तो इसी बात पर मैं आपको जेईई में आया हुआ एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, देखते हैं आप उस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। देखें एक और क्वेश्चन, ये आपका जेईई एडवांस 2016 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमंग NiCO4, NiCl4 2-, CONH3 whole 4Cl2 Cl, then Na3COF6 और Na2O2 and CSO2, the total number of पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स आर। आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, दिमाग लगाएं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3।
करें चेक। चलिए देखें यहाँ NiCO4 निकल का कॉन्फिगरेशन 3D8 4s2, निकल जीरो स्टेट में, कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होंगे, ये होगा डायमैग्नेटिक। NiCl4 2 Ni यहाँ पर कौन सी स्टेट में है, +2, तो +2 में निकल आएगा 3D8। क्लोरीन यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, आपका ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, पैरामैग्नेटिक। CONH3 Cl2, Cl कोबाल्ट यहाँ आएगा +3 स्टेट में कोबाल्ट बनेगा 3D6, NH3 और Cl2 ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, पेयरिंग होगी, नेचर में कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। COF6 3 अगेन यहाँ पर कोबाल्ट +3 है, लेकिन इस बार फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे अनपेड फॉर्म में, तो पैरामैग्नेटिक। Na2O2 यह है आपका पेरोक्साइड आयन, O2 यहाँ आप चले गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऑक्सीजन के लिए अगर आप देखोगे तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है 1-2-2-1, अगर आपको याद हो तो ये होता है आपका सिग्मा 2pz, ये π2px, π2py, ये पाई स्टार 16 इलेक्ट्रॉन आप O2 में भरते हो, तो यहाँ 8 नीचे भर चुके हैं 1s 2s मिलाकर। अब यहाँ भरने हैं आपको 8 और, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ O2 पैरामैग्नेटिक होता है। यह O2- सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन O2 में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे, ये नेचर में कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो देखिए हमारे पास कितने पैरामैग्नेटिक आ रहे हैं, 1 2 3, 3 पैरामैग्नेटिक है, और इनमें से 3 ही कैसे हैं, आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऐसा हो सकता है आप ये कंफ्यूज हो रहे हो, जब अभी अपन ने NiNH3 वाला केस लिया था, वहां पर हमने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं की थी। ये चीज़ का एक्चुअल रीज़न आप CFT के अंदर पढ़ने वाले हो, जब आप CFT पढ़ोगे तब हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्यों हम वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर रहे थे। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो वहाँ हम अच्छे से देख लेंगे कि क्या रीज़न था कि हम NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बाद भी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो रही। अभी तो मैंने आपको ऐसा बोल दिया है कि Ni+2 के लिए NH3 का वीक फील्ड लिगेंड लोगे, लेकिन एक्चुअल लॉजिक वो नहीं है, है ना, वो सही नहीं है। वो CO+2 Fe+2 Mn+2 के लिए वैलिड है, Ni+2 के लिए नहीं है। क्यों? इस चीज़ को मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप इस चीज़ की चिंता बिल्कुल ना करें। चलिए, ये हुई बात कि क्या होती है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और कैसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करके अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं थी। ये भी आपकी जो थ्योरी है ये पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं थी। ऑल्दो इसने कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया, मैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये तो बता देती है कि एक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैग्नेटिक मोमेंट का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन नहीं बता सकती। आप देखोगे कि टेम्परेचर बदलने पर सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट बदलता है, नहीं बता सकती। कई कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कलर्ड। क्यों? इस चीज़ को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। तो कुछ ड्रॉबैक्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो हम लोग देखें अपने इन ड्रॉबैक्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, मेरा पॉइंटर खो गया है, एक सेकेंड। तो डिस्कस करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ VBT। इन्हीं ड्रॉबैक्स के ऊपर हमारी नई थ्योरी आएगी जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो अभी तक की सबसे सक्सेसफुल थ्योरी है। और जो भी डिस्क्रिपेंसीज, जो भी पॉइंट्स हमारे पास यहाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में रह गए हैं, उन पॉइंट्स को हम कहाँ पर डिस्कस करेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला ड्रॉबैक, इट डजंट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विद टेम्परेचर। ठीक है। सेकेंड, इट डजंट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे मैंने आपको बताया। थर्ड, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताती है कि गिवन कंडीशन पे कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या अनस्टेबल, वो फॉर्म हो रहा है तो क्यों और वो फॉर्म नहीं हो रहा है तो क्यों। इस चीज़ को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लैनेट स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने आपसे कहा, जब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, मतलब बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो हमने देखा था कि जब DsP2 होगा तो वो स्क्वायर प्लैनेट बनाएगा, और जब वो sp3 होगा तो वो क्या बनाएगा? आपके पास
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन ये चीज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं की थी, ये तो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यहाँ यूज़ करके बता पा रहे हैं, क्योंकि हमने बोला कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी और वीक फील्ड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। ये चीज़ वीबीटी ने थोड़े ना कही थी, ये चीज़ तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आई थी। समझ गए आप इस चीज़ को? चलिए, तो ये आपके ड्रॉबैक्स थे जो आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो पहले से वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लें। ये थे आपके ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जिन जिन पॉइंट्स को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है उनको कौन एक्सप्लेन करेगा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।